प्यारे बच्चों, हम लोग ऑफलाइन क्लास में स्कूल में वैद्युत क्षेत्र चैप्टर पढ़ रहे थे फिजिक्स पार्ट 1 में। थोड़ी बहुत क्लासेज चली और अब क्लास ऑफलाइन संभव नहीं है, इसलिए हमने जो क्लास को पढ़ाया है उसी को आगे बढ़ाने के लिए वैद्युत द्विध्रुव तक चर्चा हम इस चैप्टर में कर चुके हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव के आगे के टॉपिक पर हम आज चर्चा करेंगे। कुछ क्लासों में वैद्युत द्विध्रुव के आगे है और कुछ क्लासों में यही है। तो हम क्या करते हैं, वैद्युत द्विध्रुव चैप्टर से स्टार्ट करते हैं, ताकि इस टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। जिन बच्चों का वैद्युत द्विध्रुव के आगे है वो 1-2 लेक्चर इंतजार कर लें, और जिनका यहीं से बाकी है वो लोग यहीं से अपना काम शुरू कर लें। देखो, वैद्युत द्विध्रुव बता चुके थे क्या है। आज हम लोगों को स्टार्ट करना था वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना। अगर ऑफलाइन क्लास होता तो ये टॉपिक हम ऑफलाइन पढ़ाते, तुम लोगों को आज का हिस्सा होता वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पर कवर करेंगे, क्या, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो फिर इसमें हमने क्लास में बताया था कि अगर हम वैद्युत क्षेत्र वैद्युत द्विध्रुव के कारण निकालते हैं तो 3 स्थितियां संभव होती हैं। तो उसको कवर करने के लिए पहले देख लेते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव का थोड़ा सा शॉर्ट समरी जो हमको ज़रूरत पड़ेगी कि वैद्युत द्विध्रुव है क्या। हम तुम लोगों को बताए थे वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत आवेश, मतलब अगर यहाँ प्लस क्यू आवेश रखा है तो यहाँ पर माइनस क्यू आवेश रखा होगा, इनके बीच की दूरी 2l होगी, इसका मतलब O होता है। वैद्युत द्विध्रुव के बारे में यही हमने तुम लोगों को परिचय दिया था। और इस वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण जो होता है P बराबर 2ql होता है, ये भी पढ़ा दिए थे। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव में दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से 2l दूरी पर होते हैं। इसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P = 2ql होता है। ये चीजें हो गई थी। इसके अलावा भी एक टॉपिक हो गया था एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र। क्या चीज, एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र। एकल बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या, जैसे देखो यहाँ पर कोई चार्ज Q रखा है, इस चार्ज Q के आगे r दूरी पर यहाँ कोई बिंदु P है, इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र इस आवेश के कारण क्या होगा। तो ये हम लोग निकाले थे E = 1/4 पाई ε0 K Q/r, ये हो गया था। ठीक, ये दो चीजें हो गई थी। अब इन्हीं दो के सहारे आज का टॉपिक हम कवर करेंगे। तो इन दोनों को देख ही लिए। अब हम वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर डिस्कस करेंगे। तो जो वैद्युत द्विध्रुव के कारण टॉपिक पर अपने आते हैं, वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली जाती है वो 3 कंडीशन में, एक होता है अक्षीय स्थिति, एक होता है अक्षीय स्थिति में, और दूसरा होता है निरक्षीय स्थिति में, दूसरा होता है निरक्षीय स्थिति में, और तीसरा होता है अन्य बिंदु पर। 3 स्थितियों में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव के कारण निकाली जा सकती है, एक अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति और तीसरा अन्य बिंदु। तो अब हम ये देख ले पहले कि अक्षीय स्थिति किसे कहते हैं, निरक्षीय स्थिति किसे कहते हैं और अन्य बिंदु किसे कहते हैं। अगर ये देखो वैद्युत द्विध्रुव है,
अगर ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है AB, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जों से मिलकर बना होगा। इनके मध्य की बिंदु वो होगा और बीच की दूरी क्या होगी, 2L होगी। अब इसके कारण अगर हम विद्युत क्षेत्र निकालना चाहें तो विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए कोई पॉइंट चाहिए। मान लो पॉइंट यहाँ है, हमको विद्युत क्षेत्र यहाँ कहीं निकालना है, यहाँ कहीं हमको निकालना है, विद्युत क्षेत्र यहाँ कहीं निकालना है, विद्युत क्षेत्र यहाँ कहीं निकालना है। आई कोई बिंदु चाहिए, किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना हम लेंगे। तो जो बिंदु ध्यान देना यहाँ पर, जो बिंदु वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर यानी इस लाइन पे पड़ते हैं, जो वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर जो बिंदु होते हैं उन्हें हम अक्षीय स्थिति कहते हैं। ये सब क्लास में चर्चा हुआ था, इसलिए बहुत शॉर्ट में, अगर अक्ष पर बिंदु लेते हैं तो अक्षीय स्थिति कहलाते हैं, और अगर मध्य बिंदु के लंबवत ऊपर या नीचे कहीं बिंदु लेते हैं तो वो निरक्षीय स्थिति कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं, निरक्षीय स्थिति कहलाते हैं। और अक्षीय और निरक्षीय को छोड़कर कहीं भी अगर बिंदु P मानकर हम वैद्युत क्षेत्र निकालें तो वे सभी अन्य बिंदु कहलाते हैं। ठीक है, अक्षीय, निरक्षीय और अन्य बिंदु समझ में आया। अगर वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर बिंदु ले रहे हो तो अक्षीय स्थिति कहलाएगा। अगर वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O के लंबवत ऊपर या नीचे कहीं बिंदु ले रहे हो तो निरक्षीय स्थिति कहलाएगा। और इसके अलावा कहीं भी बिंदु ले लो तो वह अन्य बिंदु कहलाता है। तो ये बेशक अक्षीय, निरक्षीय और तुम लोगों को अन्य बिंदु समझ में आया होगा। अब इसी में हम एक को सॉल्व करने चल रहे हैं, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो देखो, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को समझो। एक को सॉल्व करने चल रहे हैं। देखो, अक्षीय स्थिति में देखो, अब अक्षीय स्थिति तुम लोगों को शायद मालूम हो गया है। अब डायग्राम बनाओ। देखो, वैद्युत द्विध्रुव के कारण हमको चाहिए, तो ये देखो मेरा कोई वैद्युत द्विध्रुव है, ये कोई मेरा वैद्युत द्विध्रुव है जो यहाँ पर -q चार्ज है, यहाँ पर +q चार्ज, बीच की दूरी क्या है, 2L है। अब नोट बनाना है, इसलिए डिटेल से देखो। पहले हम देखेंगे, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव AB जो +q और -q कूलम आवेशों से मिलकर बना है, जिनके बीच की दूरी 2L है। यह एक ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक K है। इसके कारण हमको क्या करना है, वैद्युत क्षेत्र निकालना है। किस स्थिति में, अक्षीय स्थिति में। तो हम लिखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, यहाँ से अक्षीय स्थिति में r दूरी पर कोई बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, क्योंकि हमने डाल दिया अक्षीय स्थिति। तो देखो, अक्षीय स्थिति के कारण क्या लिखे, माना वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखो, तुम क्या लिए हो, मध्य बिंदु O से P की दूरी कितना माने हो, r माना है। और अगर ये दूरी r है, तो मुझे सब समझ कर जवाब देना। ये पूरी दूरी 2L है, आधी दूरी L होती है। तो ध्यान दो, अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक L है और पूरी दूरी r है, तो इतनी दूरी क्या होगी, इतनी दूरी निकालने के लिए ये r में से हमको इतना माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस कर देंगे, क्या होगा, r - L। जबकि अगर हम यहाँ से इसकी दूरी लेना चाहें तो ये दूरी देखो, यहाँ तक r है, यहाँ तक की दूरी कितनी है, r है, तो इतनी दूरी उसी में प्लस कितना जोड़ देंगे, L। ये दूरी क्या हो जाएगी, r + L हो जाएगी। ठीक, अब देखो, अब यहाँ पर ध्यान दो। अब यहाँ पर तुम लोग मुझे इस टॉपिक को छोड़ के थोड़ा सा समझाओ।
ये देखो, अगर ये कोई प्लस क्यू कूलम आवेश है और इस प्लस क्यू कूलम आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो क्या करोगे? E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन R, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र होगा। ठीक, लेकिन इसकी दिशा क्या होगी? हमने तुम लोगों को बताया था पॉजिटिव चार्ज के कारण जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो बाहर की ओर होता है, ऐसे इधर होता है बाहर की ओर। तो जो ये पॉजिटिव चार्ज है इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऐसे बाहर जाएगा। ठीक, ये पॉजिटिव के कारण यहाँ पर यानी कि यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? बाहर की ओर होगा। लेकिन ऐसे अगर ये माइनस चार्ज होता और इस बिंदु P पर तुमको वैद्युत क्षेत्र निकालना होता तो माइनस के कारण भी वैद्युत क्षेत्र यही आता। E इक्वल टू क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान क्या? R स्क्वायर, सॉरी यहाँ R स्क्वायर होगा। लेकिन माइनस के कारण वैद्युत क्षेत्र ना अंदर की ओर होता है, माइनस के कारण वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? अंदर की ओर होता है। तो ये जो P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र मिलता वो बाहर की ओर ना मिलकर किधर मिलता? अंदर की ओर मिलता। ये शायद हमको हमारे अनुसार तुम लोगों को समझ में आया होगा। प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र किधर होगा? बाहर की ओर। माइनस के कारण किधर होगा? अंदर की ओर। तो फिर ध्यान दो, ये डायग्राम इसलिए मैंने समझाया क्योंकि यहाँ पर देखो दो बिंदु आवेश हैं, एक माइनस क्यू और एक प्लस क्यू। तो इस माइनस क्यू और इस प्लस क्यू दोनों के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र मिलना चाहिए। ध्यान दो, इस माइनस क्यू और इस प्लस क्यू दोनों के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र मिलना चाहिए। बोलो, मिलना चाहिए और मिलता भी है। प्लस के कारण भी यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र मिलेगा और माइनस के कारण भी वैद्युत क्षेत्र मिलेगा। लेकिन अब देखो, इसके अनुसार माइनस के कारण अंदर होगा और प्लस के कारण बाहर होगा। यानी कि इस बिंदु P पर माइनस के कारण भी वैद्युत क्षेत्र मिलेगा और प्लस के कारण भी वैद्युत क्षेत्र मिलेगा। और उसके बाद हम दोनों को कुछ देखेंगे और अपना काम कर लेंगे। तो देखते हैं, देखो ध्यान दो, दो वैद्युत क्षेत्र मिलेगा ना, एक माइनस के कारण और दूसरा प्लस के कारण। तो देखो, माइनस क्यू कूलम आवेश के कारण, माइनस क्यू कूलम आवेश के कारण, कूलम आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू, देखो फार्मूला होता है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के आवेश जिसके कारण निकालना है, तो आवेश Q है गुणे बटे दूरी, किसकी दूरी? इस आवेश से उस बिंदु की दूरी। तो देखो बटे R स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर देखो माइनस क्यू के कारण E1 इक्वल टू, यहाँ ध्यान दो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, और देखो Q, ये चार्ज से नहीं मतलब माइनस प्लस से नहीं मतलब है वैद्युत क्षेत्र, Q और बाई R का मतलब इस आवेश से P की दूरी, इस आवेश से देखो P की दूरी कितनी है? R प्लस F। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? R प्लस F का होल स्क्वायर। लेकिन देखो, ये माइनस क्यू कूलम आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र मिल गया। E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R प्लस F का होल स्क्वायर। लेकिन दिशा क्या होगी? देखो E के कारण, माइनस के कारण यहाँ पर मिला, लेकिन दिशा देखो माइनस चार्ज है, माइनस के कारण वैद्युत क्षेत्र किधर होता है? अंदर की ओर। तो देखो ये माइनस चार्ज है, इस माइनस के कारण जब P पर जाएंगे तो अंदर का मतलब क्या? इधर नहीं, अंदर की ओर का मतलब इधर। वैद्युत क्षेत्र E1 माने हो, माइनस के कारण किधर होगा? अंदर की ओर। ऐसे ही प्लस के कारण, प्लस क्यू कूलम आवेश के कारण
P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q प्लस कहाँ है, यहाँ है, तो यहाँ से इसकी दूरी देखो कितनी है, R प्लस L, ये देखो R प्लस L है, कितनी है, R प्लस L, नहीं R प्लस L नहीं है, देखो कितना है, R माइनस L, ये क्या हो जाएगा, R माइनस L का होल स्क्वायर। अब देखो इसकी दिशा क्या होगी, प्लस चार्ज है, प्लस के कारण बाहर होता है, इसलिए ये वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, बाहर होगा, E2 क्या होगा, E2 बाहर की ओर होगा और E1 क्या होगा, अंदर की ओर होगा। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लो। तो देखो यानी कि P बिंदु पर दो वैद्युत क्षेत्र मिला, एक माइनस के कारण ये और एक प्लस के कारण ये, तो दोनों अब दो तो होंगे नहीं, दोनों मिलकर एक बनाएंगे, तो ये कैसे बनाएंगे उसके लिए छोटा सा एग्जांपल देखो। अगर यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर इधर से 15 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, इधर से 25 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो परिणामी बल क्या होगा, परिणामी बल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को क्या कर देंगे, घटा देंगे, 25 माइनस 15, क्योंकि दोनों विपरीत हैं। अगर सेम डायरेक्शन में होते तो हम उनको जोड़ देते, अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो क्या करेंगे, घटा देंगे। ऐसे ही E1 और E2 एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए जब हम परिणामी निकालेंगे तो बड़े वाले में से छोटे वाले को क्या कर देंगे, घटा देंगे, और अगर हम घटा देंगे तो यहाँ पर देखो लिखोगे इस प्रकार, लिखोगे E1 व E2 दिशा में एक दूसरे के विपरीत है, दिशा में एक दूसरे के विपरीत है, एक दूसरे के विपरीत है, अतः P बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र, P बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू E2 माइनस E1, E इज इक्वल टू क्या, E2 माइनस E1, E2 माइनस E1 क्यों, हमने कहा है तुम लोगों से कि E1 और E2 विपरीत है तो घटा देंगे, लेकिन घटाने के लिए बड़े में से छोटे को, तो ये देखो बड़ा कौन है, जिसका हर छोटा होगा, इसका माइनस हर छोटा है, इसका हर बड़ा है, ये E2 बड़ा होगा और E1 छोटा होगा। E1 और E2 का मान रख दो, E1 व E2 का मान रखने पर जब E1 और E2 का मान रखोगे तो E1 E2 का मान देखो 1/4 के Q अपान क्या है, R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस E1 की वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बाई R प्लस L का होल स्क्वायर, R बाई R प्लस L का होल स्क्वायर। देखो कुछ कॉमन मिल रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 यहाँ भी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन यहाँ भी है, Q यहाँ पर भी है, Q यहाँ पर भी है, कॉमन मिल रहा है, जो कॉमन मिल रहा है उसको कॉमन ले लो। तो जब इसको कॉमन लोगे तो देखो E इज इक्वल टू क्या होगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन 0, K को कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा, देखो 1/r माइनस L का होल स्क्वायर, और यहाँ पर क्या बचेगा, 1/r प्लस L का, यहाँ देखो 1/r माइनस L का होल स्क्वायर, और यहाँ पर माइनस 1/r प्लस L का होल स्क्वायर। जब दोनों का एलसीएम लोगे तो E इज इक्वल टू क्या आएगा, Q/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा R प्लस L का होल स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा R माइनस L का होल स्क्वायर बाई दोनों का मल्टीप्लाई, एक माइनस बी दूसरे में a प्लस बी, फार्मूला बन गया R माइनस L का होल स्क्वायर। अगर इसको तोड़ दें हम, अगर हम इसको तोड़ दें
तो ये देखो क्या होगा, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ये तो ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, और इसको तोड़ दे तो माइनस है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL, और नीचे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। थोड़ा सा एक लाइन बचाने का प्रयास, ब्रैकेट के बाहर क्या है माइनस, तो ब्रैकेट अगर तोड़ेंगे तो सिंबल चेंज होगा, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, जिससे ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, और ये माइनस सिंबल ब्रैकेट टूट जाएगा। ये देखो आर स्क्वायर प्लस माइनस एल स्क्वायर प्लस माइनस कैंसिल, 2RL क्या हो जाएगा 4RL, इज इक्वल टू क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के 4RL बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का क्या स्क्वायर। अब थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे, देखो क्या क्या इसको हम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के नहीं लिख सकते हैं, तो ये क्यू है और आगे इसको 2QL इंटू 2 बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो 2 दूनी 4 है, आर है, यल है, क्यू लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए किए क्योंकि ये जो 2QL है ना, देखो ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि ये जो 2QL है, हम 2QL को लिख सकते हैं P, हम इस 2QL को क्या लिख सकते हैं P लिख सकते हैं, जो कि अभी हम पढ़ाए हैं, अभी हमने बताया है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जब रिवाइज कर रहे थे, P = 2QL, यहाँ पर लिखोगे P = 2QL रखने पर, तो E = आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, इस 2QL को क्या लिख दें P, तो ये देखो हो जाएगा 2P/R और आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक लाइन में बहुत अच्छा सा सीखना है। वास्तव में जब डाइपोल हम पढ़ा रहे थे, वैद्युत द्विध्रुव पढ़ा रहे थे, तो तुम लोगों को हम बताए थे कि ये जो यल है ना, ये बहुत छोटा है, यल जो है, ये जो 2L था ना बहुत छोटा है, तो वही चीज यहाँ यूज करेंगे कि यल आर की तुलना में, बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, इसलिए ब्रैकेट में लिख देंगे यल आर की तुलना में बहुत छोटा, यल इज लेस देन आर, इसलिए हम आर यल को 0 मान लेंगे और नगण्य हो जाएगा, इज इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ऊपर क्या बचा 2PR, और नीचे देखो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। आर स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2PR/r पावर 4, एक आर से क्या होगा कैंसिल होगा, इज इक्वल टू बचेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के इंटू 2P/r³, 2P/r³, जो कि तुम्हारे वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। इसके नीचे लिख देंगे हम लोग, यही वैद्युत द्विध्रुव के कारण, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। इस तरीके से तुम लोग वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को देखना। अगले दिन निरक्षीय स्थिति और अन्य बिंदु को तुम लोगों को समझाएंगे।